जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम एनएम जीएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आज की जो हमारी सीरीज है वो 3rd नंबर की सीरीज है। इसमें हम मिडवाइफरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हमारी 2 सीरीज हो चुकी हैं, इसमें 70 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज ये 3rd नंबर की सीरीज है और मिडवाइफरी का पोर्शन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिडवाइफरी से ही आते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर कीजिएगा। तो आप की स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, मैं वेट करूँगी। और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मानव भ्रूण के स्कल में वह डायामीटर जो चिन्ह के मध्य बिंदु से सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है कहलाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। मानव भ्रूण के स्कल में वह डायामीटर जो चिन्ह के मध्य बिंदु से सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है कहलाता है। ऑप्शन ए सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, ऑप्शन बी सब मिंटोब्रैगमेटिक, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ऑप्शन डी मिंटोवर्टिकल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डायामीटर है जो चिन्ह के मध्य बिंदु से सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिंटोवर्टिकल। और यही डायामीटर सबसे बड़ा डायामीटर होता है। इस डायामीटर की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो करंट टाइम में पेपर आ रहे हैं। और जब भी आप कोई भी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तो करंट से रिलेटेड करके ही कीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स बहुत पुरानी हैं, उसी को फॉलो करके लोग सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप हमेशा करंट से रिलेटेड जोड़ के क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि करंट में जो रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के दौरान जन्म मार्ग बर्थ पासेज से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी कैपेट कॉक्सीडीनम, ऑप्शन सी स्टेशन, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के दौरान जन्म मार्ग बर्थ पासेज से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाला परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, मॉडलिंग। क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, ट्रू पेल्विस के भाग हैं। यहाँ पे आपसे ट्रू पेल्विस के पार्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए इनलेट, ब्रिम एंड आउटलेट, ऑप्शन बी इनलेट, ब्रिम एंड कैविटी, ऑप्शन सी इनलेट, आउटलेट तथा कैविटी, ऑप्शन डी इनलेट, आउटलेट तथा अंडरलेट। ट्रू पेल्विस के भाग। और डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा पेल्विस या लेबर के लिए सबसे अच्छा पेल्विस कौन सा होता है? तो गायनिकॉइड पेल्विस होता है। कौन सा होता है? गायनिकॉइड पेल्विस, क्योंकि इसका ब्रिम गोल होता है, जिसमें कि बच्चे के जन्म के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और 99% महिलाओं में गायनिकॉइड पेल्विस ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपसे असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी से गलतियां होती हैं। ऑप्शन ए फीमेल पेल्विस 4 अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं।
2 इनोमिनेट अस्थि, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। आपसे गलत पूछा है। ऑप्शन बी, ट्रू पेल्विस का निर्माण इनोमिनेट अस्थि के इलियाक भाग से होता है और यह ऊपर की ओर इलियाक क्रस्ट द्वारा सीमित होती है। ऑप्शन सी, महिला के सीधे खड़े होने की स्थिति में पेल्विस आगे की ओर उठी हुई होती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन है, फीमेल पेल्विस 4 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स। ये राइट है। ऑप्शन बी है, फॉल्स पेल्विस का निर्माण इनोमिनेट अस्थि के इलियाक भाग से होता है और यह ऊपर की ओर इलियाक क्रस्ट द्वारा सीमित होती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, महिला के सीधे खड़े होने की स्थिति में पेल्विस आगे की ओर झुकी हुई होती है। तो ये भी सही हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं असत्य है, सब सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए और साथ में नोट कीजिए। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी आपसे असत्य ही पूछा है, तो आप इसको जरूर अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ऑप्शन ए, मानव में महिला पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रिम कहा जाता है। ऑप्शन बी, मानव पेल्विस की आउटलेट को ब्रिम कहा जाता है। ऑप्शन सी, फीमेल पेल्विस आकार में मेल पेल्विस की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। ऑप्शन डी, मानव में फीमेल पेल्विस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर 12 सेंटीमीटर होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में महिला पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रिम कहा जाता है, ये राइट है। ऑप्शन बी है, मानव पेल्विस की आउटलेट को ब्रिम कहा जाता है, ये गलत है। क्योंकि मानव पेल्विस का जो आउटलेट होता है उसे ब्रिम नहीं, कैविटी को ब्रिम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रसव पूर्व सलाह एंटीनेटल एडवाइज में शामिल। इसमें पूछ रहा है कि एंटीनेटल एडवाइज में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, माता को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, माता को आयरन तथा फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए। ऑप्शन सी, टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एंटीनेटल एडवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन, और पहले जैसे क्वेश्चन वन लाइनर आते थे उस तरह के क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं। अब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको जब भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो मिस्टेक होती है बहुत बारीक सी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती है। तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह भी दीजिए, क्योंकि आपका स्कोर भी पता चलता रहे कि आप कैसा कर पा रहे हैं, कैसा नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाई कुछ हुई नहीं है। मैं खुद की बात कर रही हूँ कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो अगर मैं रिवीजन नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ अधूरा सा है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। और रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। आप अपने बुक कॉपी जो भी या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की है तो वहाँ से लगाइए, नहीं तो आपके पास इतनी सारी बुक्स होंगी, बुक्स में ही सॉल्व कीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट है, बाकी मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें भी मैं नोट्स बनवाती हूँ। जो टफ क्वेश्चन होते हैं या जो पहली बार क्वेश्चन दिखते हैं वो नोट्स आप बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए।
तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एंटीनेटल एडवाइस में क्या क्या शामिल है। तो एंटीनेटल एडवाइस में माता को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 कैलोरी लेना चाहिए, राइट है। माता को आयरन तथा फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए, भी राइट है। ऑप्शन सी, टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, टेटनस टॉक्साइड। प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी टीटी फर्स्ट लगता है और टीटी फर्स्ट के 4 वीक बाद टीटी सेकंड लगता है। टेटनस टॉक्साइड अर्ली प्रेगनेंसी टीटी फर्स्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे सही पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रसव वेजाइना अथवा एब्डोमिनल हो सकता है, प्रसव वेजाइनल अथवा एब्डोमिनल हो सकता है। ऑप्शन बी, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक है। ऑप्शन बी, एलेसियस से बच्चे को जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। ऑप्शन सी, प्रसव की अनुपस्थिति में डिलीवरी नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी, एलेसियस से बच्चे का जन्म होना लेबर कहलाता है। इसमें आपसे सत्य कथन की बात कह रहे हैं कि कौन सा राइट है, और थोड़ी सी मिस्टेक है सभी में। तो पहला क्वेश्चन आंसर है प्रसव वेजाइनल अथवा एब्डोमिनल हो सकता है। तो एब्डोमिनल तो प्रसव नहीं होता है, वेजाइनल होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया पहले ही। क्या होगा, ये गलत हो गया। एलेसियस से बच्चे को जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव, ये राइट है। क्योंकि जब वेजाइनल के द्वारा फीटस बाहर आता है तो उसे हम प्रसव बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। एलेसियस से बच्चे को जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। ऑप्शन सी है प्रसव की अनुपस्थिति में डिलीवरी नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी है एलेसियस से बच्चे को जन्म देना लेबर कहलाता है, गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। ऑप्शन ए ओवरी में, ऑप्शन बी वेजाइना में, ऑप्शन सी यूट्रस में, ऑप्शन डी क्लाइटोरिस में। तो आप सभी को पता होगा जो क्लाइटोरिस है, वेजाइना है, ये सब कौन से पार्ट हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है। ओवरी और यूट्रस इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। तो आपको बताना है मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण या इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, यूट्रस में। कहाँ होता है, यूट्रस में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के इम्पुला पार्ट में। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के इम्पुला पार्ट में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस पेरिनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपसे नहीं है तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। निम्न में से किस पेरिनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन डी सिफिलिस। आपको बताना है पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, सिफिलिस। सिफिलिस कैसी डिजीज है, तो ये एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है। ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए दर्द युक्त गर्भाशयी संकुचन, ऑप्शन बी दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना, ऑप्शन सी पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंध ना होना, ऑप्शन डी शो की उपस्थिति। यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है।
कौन सा ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है, उसमें क्या नहीं होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए दर्द युक्त गर्भाशय संकुचन, ये राइट है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेनफुल होते हैं। ऑप्शन बी है दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना, दर्द होता है और सर्विक्स डायलेशन होता है। ऑप्शन सी है पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंधित ना होना। बताइए आप लोग आंसर क्या है? और ऑप्शन डी है शो की उपस्थिति, ये भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंधित ना होना। जब पेन होता है तो यूट्रस सॉफ्ट होता है, ना कि हार्ड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनेस्ट से शुरू होती है, ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन होने पर समाप्त होती है। प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन पर समाप्त होती है। ऑप्शन बी प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकल आने पर समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा से बाहर निकलने पर समाप्त होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य को फाइंड करना है। तो जो लेबर की प्रथम स्टेज होती है वो ट्रू लेबर पेन के साथ शुरू होती है और सर्विक्स के फुल डायलेशन पर समाप्त होती है, ये ऑप्शन राइट है। प्रसव की द्वितीय अवस्था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फुल डायलेशन के साथ शुरू होता है और फीटस के बाहर निकलते ही समाप्त हो जाता है, राइट है। थर्ड है सी ऑप्शन है प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त हो जाती है, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है। प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है। इसमें आपसे पूछा है प्रथम अवस्था की अवधि, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का टाइम पूछ रहा है। वैसे जो नॉर्मल एवरेज होता है मल्टी और प्राइमरी में, मल्टी में 6 से 8 घंटे का समय होता है टोटल, और जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें 14 से 16 घंटे का होता है। 14 से 16 घंटे का समय होता है लेबर का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, लेकिन ये टोटल है। इसमें इन्होंने डिवाइड किया है। आपसे पूछा है प्राइमरी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी 2 घंटे, ऑप्शन डी 30 मिनट। तो आपको बताना है प्राइमरी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की लगभग अवधि कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की लगभग अवधि होती है। मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की लगभग अवधि होती है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी 2 घंटे, ऑप्शन डी 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 8 घंटे। लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है प्रसव की तृतीय स्टेज की अवधि होती है। तृतीय स्टेज की अवधि होती है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे, ऑप्शन सी 45 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का यहाँ पे टाइम पूछा गया है और इसे प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं। तो इसका टाइमिंग आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, लगभग
15 मिनट, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज दिया गया कि लगभग 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव की किस के नाम से जाना जाता है स्टेज को? सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है आपको बताना है प्रसव की किस स्टेज को या किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। प्रसव की किस स्टेज को या किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के 2 फेज होते हैं, एक्टिव फेज और लेटेंट फेज। कौन से? एक्टिव फेज और लेटेंट फेज। द राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का प्रभाव है। ऑप्शन ए लोअर यूट्राइन सेगमेंट के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन बी यूट्रस का सरफेस एरिया कम रहता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके। ऑप्शन सी प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का प्रभाव है। आपको बताना है नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का क्या प्रभाव है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन बी यूट्रस का सरफेस एरिया कम रहता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके। ऑप्शन सी प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो नहीं समझ में आ रहा है उसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था की नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था का नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेज का नहीं है। ऑप्शन ए सर्विक्स का डायलेशन, ये तो फर्स्ट स्टेज का मेन है। ऑप्शन सी इफेसमेंट, सर्विक्स का इफेसमेंट। ऑप्शन सी प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। ऑप्शन डी लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पूरा निर्माण। पूछा है कि कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था की नहीं है, मतलब प्रथम अवस्था में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। प्लेसेंटा का एक्सपल्सन कब होता है? थर्ड स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में होता ही नहीं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज के बारे में बात किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक हैं। प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा के सरफेस एरिया में कमी हो जाना। ऑप्शन बी प्लेसेंटल साइट पर सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाना। ऑप्शन सी गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटल साइट के सरफेस एरिया में कमी हो जाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक है। ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए, बहुत जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए, क्योंकि अभी जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी एग्जाम में कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे टाइम की कमी होगी। यहाँ पे आपके पास फुल टाइम है, आप आराम से कीजिए, नो स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कीजिए। प्लेसेंटा के सरफेस एरिया में कमी हो जाना। ऑप्शन बी प्लेसेंटल साइट पर सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाना। ऑप्शन सी गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटल साइट के सरफेस एरिया में कमी हो जाना। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटल साइट के सरफेस एरिया में कमी हो जाना प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है? आपसे पूछा है कि प्रसव की कौन सी अवस्था में या लेबर के कौन से स्टेज में प्लेसेंटा अलग होता है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था। तो प्लेसेंटा किस स्टेज में अलग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड स्टेज में। इसे प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है, प्रसव की या लेबर की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है। ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अवस्था के साथ साथ इनका नाम भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज कहते हैं और सेकंड स्टेज में फीटस की डिलीवरी होती है, और सेकेंड जो थर्ड स्टेज होती है उसे प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं, जो फोर्थ स्टेज होती है उसे ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेज। ये 1 घंटे की स्टेज होती है। इसमें मदर और बेबी दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 घंटे की स्टेज होती है। पूछ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्टेज कितने घंटे का होता है और इसमें किसको ऑब्जर्व करते हैं? तो इसमें माता और शिशु दोनों को ही करते हैं, मदर और बेबी दोनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना बनाई थी। पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना किसने बनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। ऑप्शन ए रॉबर्ट ने, ऑप्शन बी जैक बेसन ने, ऑप्शन सी फ्रेड मैन ने, ऑप्शन डी चैडविक ने। पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना किसने बनाई थी? आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, 2 से 3 बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हर जगह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रेड मैन ने। किसने? फ्रेड मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंधन में शामिल नहीं है। आपसे पूछा है कि शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? देखिए भाई, कौन शामिल नहीं है। नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंधन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वल्वा की सेविंग करना, ऑप्शन बी सोप एंड वाटर एनिमा देना, ऑप्शन सी यदि झिल्ली इंट्रैक्ट हो तो मरीज को कंप्लीट रेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी यदि मरीज यूरिन पास नहीं कर रहा है तो उसे कैथराइजेशन करना। यहाँ पे पूछा है कि नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंधन में शामिल नहीं है, तो क्या ऐसा है जो वही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है? तो वल्वा की सेविंग करना, सोप एंड वाटर एनिमा देना, ये सभी फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर झिल्ली इंट्रैक्ट हो गई है तो मरीज को कंप्लीट रेस्ट के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, फिर उसका लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर रखते हैं, क्योंकि जन्म के बाद नवजात के शिशु को थोड़ा नीचे झुकाकर या डाउनवर्ड रखते हैं, क्योंकि क्यों रखते हैं? ऑप्शन ए इससे सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, ऑप्शन बी इससे यूरिनेशन इम्प्रूव होता है, ऑप्शन सी ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में जमा म्यूकस के ड्रेनेज में सहायक है, ऑप्शन डी यह शरीर के तापक्रम को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है कि जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर या डाउनवर्ड करके रखते हैं, क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में जमा म्यूकस के ड्रेनेज में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं की मृत्यु का मुख्य कारण है? भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं की मृत्यु का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए स्तन कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी कोलन कैंसर,
ऑप्शन डी फुसफुस कैंसर, ये लंग्स का कैंसर। यहाँ पे महिलाओं की मृत्यु का कारण पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को कहते हैं। ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा, ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा, ऑप्शन सी लोकिया अल्बा, ऑप्शन डी मेट्रोरेजिया। ऑप्शन डी मेट्रोरेजिया। बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाला वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा। और जो डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर के 5 दिन तक आता है वो क्या होता है? 4 दिन तक लोकिया रुब्रा होता है, जो एकदम डार्क रेड कलर का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा। और फिर 10 से 14-15 दिन के मध्य कौन सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? तो लोकिया अल्बा बोलते। क्या बोलते? लोकिया अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लोकिया रुब्रा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इसका रंग लाल होता है, सही है। ऑप्शन बी इसमें ब्लड तथा भूड़िए झिल्ली मौजूद होती हैं, सही है। ऑप्शन सी इसका रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है, ये रुब्रा का नहीं सिरोसा का होता है। ऑप्शन डी इसका डिस्चार्ज डिलीवरी के 1 से 4 दिन तक होता है। तो ये सभी राइट हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है, ये सिरोसा का कलर होता है। इसका कलर डार्क रेड होता है क्योंकि इसमें ब्लड की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन बी ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी पर्ट्यूसिस। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? आपको बताना है। हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रूबेला, पर्ट्यूसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी रूबेला। क्योंकि टेटनस आपको पता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में टीटी फर्स्ट देते हैं, सेकेंड टीटी फर्स्ट टीटी के 4 वीक बाद देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लोकिया अल्बा का रंग होता है। लोकिया अल्बा का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी पीला सफ़ेद या येलोविश वाइट या पेल वाइट। तो जो डार्क रेड होता है वो किसका कलर होता है? रुब्रा का होता है। सिरोसा का पिंकिश होता है और एल्बा का कलर पेल वाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पीला सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग होती है। डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग होती है डिलीवरी के प्रथम 5 से 6 दिनों में। ऑप्शन ए 50 ml, ऑप्शन बी 250 ml, ऑप्शन सी 500 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 250 ml। कितना? 250 ml। लगभग है, एग्जैक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के मैनेजमेंट में शामिल है। गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के मैनेजमेंट में शामिल है। ऑप्शन ए गर्भवती महिला को सूखे टोस्ट तथा बिस्किट खाने की सलाह देना, ऑप्शन बी अत्यधिक वसायुक्त भोजन से दूर रहने की सलाह देना, ऑप्शन डी एंटी एमेटिक दवाइयाँ लेना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मॉर्निंग सिकनेस के मैनेजमेंट में शामिल है। गर्भवती महिला को सूखे टोस्ट व बिस्किट खाने की सलाह देना राइट है। ऑप्शन बी अत्यधिक वसायुक्त भोजन से दूर रहने की सलाह देना, ये भी राइट है। ऑप्शन सी एंटी एमेटिक दवाइयाँ देना, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था के दौरान होने वाले गंभीर प्रकार की उल्टी जिसे माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है? गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी जिसे माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन बी अमेसिस ग्रेविडेरम, ऑप्शन सी हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। देखिए, जो गर्भावस्था के दौरान उल्टी होती है, नॉर्मल होती हैं तो काफ़ी महिलाओं में 50% महिलाओं में होती है, लेकिन गंभीर प्रकार की अत्यधिक होना उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप आंसर राइट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से ध्यान से कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और जैसे आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तभी आप आंसर कर पाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मैनेजमेंट है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मैनेजमेंट है। ऑप्शन ए आईवी ड्रिप शुरू करना, ऑप्शन बी एंटीएमेटिक दवाइयाँ देना, ऑप्शन सी आराम प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आईवी ड्रिप इसलिए शुरू करते हैं ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो जाए। क्यों? डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। एंटीएमेटिक वोमिटिंग को रोकने के लिए। अरेस्ट करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन के का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है शुरुआती गर्भपात अर्ली मिसकैरेज का मुख्य कारण है। शुरुआती गर्भपात या अर्ली मिसकैरेज का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम की असामान्यता, ऑप्शन बी सर्विक्स की असंगतता, इनकम्प्लीटेंस ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी संक्रमण, ऑप्शन डी ऑटो इम्यून डिजीज। अर्ली मिसकैरेज का मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, इस तरह पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रोमोसोम की असामान्यता। क्रोमोसोम की असामान्यता अर्ली मिसकैरेज का मुख्य कारण है। तो आप लोग बताएंगे कि 35 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं या आपका स्कोर कितना रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो भी आप क्वेश्चन नंबर डाल के ही आप कमेंट करेंगे, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर उसमें नहीं रहता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल के ही बात बताएं अपनी।